हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम अकाल के प्रति ब्रिटिश की क्या बचाव नीति रही या राहत नीति रही, इस पर बात करेंगे। आरंभ में हम देखते हैं कि कंपनी की सरकार जो थी उसने अकाल और सूखे से निपटने के लिए किसी भी तरह की कोई कॉन्क्रीट पॉलिसी अडेप्ट नहीं करी थी। 1772 में पहली बार मद्रास में अकाल पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए उसने कुछ कार्य करने प्रारंभ किए थे। 1803 में मद्रास में किसानों को पूरी लगान में छूट दे दी गई थी ताकि वे अकाल के समय में उनको थोड़ी सी राहत मिले। साथ ही उनको पुनर्वास के लिए भी कुछ ऋण दिया गया था और यह ऋण सरकार की तरफ से ही उपलब्ध कराया गया था। पहली बार हम देखते हैं कि 1860 और 61 में बेयर्ड स्मिथ के द्वारा कुछ सुझाव देने पर उत्तर प्रदेश में अकाल की जांच के लिए इस बेयर्ड समिति को नियुक्त किया गया था और उन्होंने फिर अपना प्रतिवेदन दिया था। तब से अकाल के प्रति कुछ कार्य करने की ब्रिटिश सरकार की जागरूकता हमारे को नज़र आती है। राहत के लिए अंग्रेज़ों ने जो नीति अपनाई वह यह थी कि जब जब इस तरह की घटनाएं हुई उस समय अंग्रेज़ों ने समितियों की स्थापना करी जो जांच समिति की तरह ही हुआ करती थी, और उस समय क्या कारण रहे और उनसे निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, उसके लिए जो प्रतिवेदन दिया गया वही उनकी अकाल राहत नीति के रूप में जाना जाता है। तो सबसे पहले बेयर्ड समिति की स्थापना की गई थी। उन्होंने अपना प्रतिवेदन 1860 और 61 में दिया था। यह उत्तर पश्चिमी प्रांत में, यानी कि जो आज का प्रेजेंट उत्तर प्रदेश है, उसके उत्तर पश्चिमी प्रांत में अकाल की जांच करने के लिए कर्नल बेयर्ड स्मिथ के नेतृत्व में एक कमेटी की नियुक्ति की गई थी। उसने अपना प्रतिवेदन जो प्रस्तुत किया उसमें उन्होंने बहुत ही क्लियरली यह मेंशन किया कि भू राजस्व की मांग जिस प्रकार से बढ़ती जा रही है या जो निश्चित की गई है उसमें और अकाल में घनिष्ठ संबंध है। यानी कि जो लगातार अकाल पड़ रहे हैं उसका मुख्य कारण उन्होंने भू राजस्व नीति को ही बताया। उनके अनुसार यह भू राजस्व नीति जो है बहुत दमनकारी है, दोषपूर्ण है और अधिक लगान की मांग से अकाल की जो स्थिति है वह और भी खराब और किसानों की स्थिति और भी खराब हो जाती है। अतः लगान की दर में कमी होनी ही चाहिए। कम से कम उन इलाकों में जहां नहरों से सिंचाई ही नहीं की जाती है तो ऐसे उसमें स्थायी बंदोबस्त किया जाना चाहिए ताकि एक निश्चित रकम ही वे कर के रूप में दे सके। दूसरा, उन्होंने कहा कि सिंचाई के साधनों का विकास भी अकाल को रोकने में और उसकी जो जिस विकराल रूप जिस तरह का वह धारण करता है उसमें कमी हो सकती है। अतः सिंचाई के साधनों का विकास करना और सिंचाई तथा राजस्व विभाग के मध्य एक बेहतरीन तालमेल प्रस्तुत करना बहुत इस समय ज़रूरी है। और उन्होंने इसकी भी सिफारिश करी कि इन दोनों विभागों को अगर एकीकृत कर दिया जाए और ये सिंचाई के लिए और राजस्व वसूली के लिए अगर दोनों ही के लिए जिम्मेदार होंगे तो बेहतरीन रूप से यह कार्य कर सकेंगे और साथ ही सिंचाई साधनों का विकास होगा और किसानों को पानी की सुविधा भी प्राप्त हो जाएगी। उन्होंने सड़क और नदी यातायात के विकास पर भी जोर दिया। उनके मत में ऐसा करने से अकाल के समय अनाज जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना उस समय ज़रूरी हो जाता है वह भी शीघ्रता से पहुंचाया जा सकेगा।
तो यानी कि उन्होंने लगान कम करने के लिए कहा, भू राजस्व नीति में जो दोष हैं उसको कम करने के लिए कहा। उन्होंने उत्तर प्रदेश में स्थायी बंदोबस्त लागू करने के लिए कहा ताकि लगान की रकम निश्चित की जा सके। सिंचाई साधनों के विकास पर जोर दिया और राजस्व विभाग और सिंचाई विभाग दोनों में सामंजस्य स्थापित करने की उन्होंने सिफारिश करी थी। ये सिफारिश हम देखते हैं कि बहुत लाभप्रद थी, परंतु सरकार ने इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उस समय सरकार ने किसी भी प्रकार की कोई स्पष्ट अकाल राहत नीति नहीं अपनाई और न ही उन्होंने कोई बचाव नीति अपनाने की कोशिश भी की ताकि वे कुछ कॉन्क्रीट कदम उठा पाते। दूसरी समिति जो कॉकरेल समिति के नाम से जानी जाती है वह 1867 यानी कि 1867 में बिहार और उड़ीसा में जब 1865 और 66 का भयंकर अकाल हुआ था, उस समय अकाल के कारणों को जांचने के लिए इस कॉकरेल समिति का गठन किया गया था। इन्होंने भी अपने प्रतिवेदन में स्मिथ के समान ही सिंचाई तथा यातायात के आंतरिक साधनों में विकास पर जोर दिया था। उनके हिसाब से आबादी, कृषि, व्यापार की स्थिति का सही अनुमान लगाने के लिए एक विशेष समिति का अलग से गठन किया जाना इस समय ज़रूरी कहा गया। उनका यह विचार था कि अगर ऐसा किया जाएगा तो अकाल के समय सरकार शीघ्रता से पीड़ितों को राहत पहुंचा सकेगी, क्योंकि उनके पास में एक क्लियर डेटा होगा कि कितनी आबादी है, कितनी कृषि में संलग्न है और कितनी व्यापार में है, कितना कृषि से फ़ायदा हो रहा है, व्यापार से लाभ किस प्रकार से हो रहा है और कौन कौन से और किस प्रकार के व्यापार इस समय किए जा रहे हैं। पर हम देखते हैं कि इस समिति का भी कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट नहीं निकला था। इसी के तुरंत बाद ही 1868 में उड़ीसा में जो अकाल पड़ा था, उस उड़ीसा अकाल आयोग का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। हरिशंकर श्रीवास्तव के अनुसार, जिन्होंने फेमीन्स पे ही काम किया है, उन्होंने कहा प्रथम बार इस आयोग में अकाल के बारे में एक विस्तृत और आलोचनात्मक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। बेयर्ड स्मिथ और कॉकरेल ने जो सिंचाई के साधनों का विकास और आंतरिक यातायात के साधनों के विकास पर अकाल से बचने के लिए जो जोर डाला, उसको उन्होंने आवश्यक बताया और कहा कि ये इस प्रकार का डेवलपमेंट अब तक हो जाना चाहिए। इस आयोग ने यातायात के साधनों के विकास को अकाल से जोड़ा और उन्होंने कहा कि यह भी एक ज़रूरी साधन है जिससे वे अकाल के समय में तुरंत और असरदार कार्य कर सकते हैं। इस आयोग ने अकाल के समय निजी व्यापारियों के द्वारा अकाल पीड़ित क्षेत्र में अन्न के आयात पर हस्तक्षेप न करने की सिफारिश करी, यानी किसी भी प्रकार से बाहर से आयात नहीं किया जाए। इनके अनुसार एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में अन्न के आयात और निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, ताकि अगर अकाल हो तो दूसरे प्रदेश से अन्न मंगा करके उस प्रदेश की ज़रूरतों को पूरा किया जा सकता है। आयोग ने लगान की दर और भूमि पर कृषकों के अधिकार के बारे में भी सरकार से यह सिफारिश की कि वे उदारवादी दृष्टिकोण उनके प्रति अपनाएं, और कुछ उन्होंने इसके लिए सुझाव भी दिए और लगान की दरों को कम करने के लिए भी कहा। इसके अतिरिक्त यह आयोग अकाल कोड, जो एक अकाल के समय में जो नीति निर्धारित की जाए, उसके लिए उसको बनाने के भी पक्ष में नहीं था। फिर भी हम देखते हैं कि यह आयोग जनता के पक्ष में इन्होंने काफ़ी चीज़ें बोली
और अकाल की जो भयंकरता जिस समय हुआ करती थी और समस्याएं जो इतनी प्रबल सामने आती थी उनको सुलझाने के लिए बहुत कुछ सुझाव उन्होंने इसमें दिए थे। हालांकि हरिशंकर श्रीवास्तव जी लिखते हैं कि कमियां तो इस आयोग में भी थी, मगर इसने फिर भी सुलझाने के सही प्रयत्न किए थे और एक सही अकाल नीति के निर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रिचर्ड टेम्पल जो 1873 और 74 और 75 के बीच में जो अकाल हुए थे उसको देखते हुए लॉर्ड लिटन ने रिचर्ड टेम्पल को मद्रास और बम्बई के प्रांतों में सरकार से राहत कार्यों की जो कार्य किए गए थे उनकी समीक्षा के लिए उन्होंने उनको इन प्रदेशों में भेजा था। और रिचर्ड टेम्पल ने वहाँ पर रहकर जो भी चीज़ें उनके सामने आई उस पर उन्होंने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थी। जो कार्यों की समीक्षा उसने की थी, उसने कहा कि सरकार के खुद के विचारों में ही अलग अलग मतभेद हैं। टेम्पल के अनुसार सूखे और अकाल के समय में लगान की वसूली को बिल्कुल माफ़ करना चाहिए, इसका उन्होंने सुझाव दिया था। बम्बई प्रांत की तरह ही अकाल के समय बड़े पैमाने पर सार्वजनिक कार्य करवाने के भी पक्ष में उन्होंने अपना समर्थन दिया। जिस तरह से बॉम्बे में सार्वजनिक हित के कार्य किए गए, वे कहते थे कि ऐसे ही कार्य मद्रास व अन्य जगहों पे जहाँ पर अकाल फ्रीक्वेंटली पड़ा करते थे उनको यह कार्य करने चाहिए। अन्न के व्यापार को सरकार के द्वारा उन्होंने कहा कि उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जो व्यापारी लोग व्यापार कर रहे हैं और जिस प्रकार से वे सामान का आदान प्रदान और जनता को मुहैया करा रहे हैं, इसमें सरकार को नहीं हस्तक्षेप करना चाहिए। उनकी इन सिफारिशों को देखते हुए लॉर्ड लिटन ने अपने निर्देश 1878 में प्रस्तुत किए थे और लिटन ने यह लिखा था कि जब तक ब्रिटिश सरकार ने अकाल व सूखे के समय मनुष्यों को मौत के मुंह में जाने से बचाने के भरसक प्रयत्न जो अभी तक किए थे, उनके करने के बावजूद भी वे लोगों को बचा नहीं सके। उनका कहना था, लिटन का कहना था कि सरकार के बस में ही नहीं है कि वे इन लोगों को मौत के मुंह में जाने से बचा पाए। उन्होंने कहा कि हम राहत कार्य तो देंगे, पर जो भी राहत उन्हें दी जाएगी वह राहत कार्यों में उनके श्रम के बदले में दी जाएगी और भविष्य में वे ऐसा करेंगे कि ताकि अकाल पीड़ितों को सब प्रकार की राहत पहुंचाना सरकार अपने हाथ में ले सके। परंतु हम देखते हैं कि राहत कार्य उन्होंने जो भी सरकार राहत देने के लिए इस समय कह रही थी, वह राहत कार्य में श्रम के बदले जब उनको भूख प्यास से रह रहे थे, ऐसे समय में वे किस प्रकार से सहायता दे सकते हैं या राहत कार्य में अपनी हिस्सेदारी निभा सकते हैं, यह सोचने की ही बात थी। उन्होंने लॉर्ड लिटन ने जो सिफारिश करी, दूसरी वह ये कि सार्वजनिक निर्माण कार्यों को अकाल के समय सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिए और इसके लिए स्थानीय सरकारों को भारत सरकार की अनुमति पहले से ही प्राप्त कर लेनी चाहिए, न कि तब जबकि अकाल पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी अधिकारी जो हैं वे अनाज के मूल्यों के बारे में जानकारी सरकार को ज़रूर से दें ताकि सरकार को यह पता रहे कि अनाज को किन दामों पे और किस तरह से बेचना है। उन्होंने अनाज के व्यापार में हस्तक्षेप न करने की सिफारिश जो टेम्पल ने दी थी उस पर भी उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी,
किंतु लिटन का यह मानना था कि अकाल के समय अनाज को पीड़ित क्षेत्र तक पहुंचाने के प्रबंध को प्राथमिकता देनी चाहिए। अकाल के समय सिंचाई और रेल लाइन के विकास पर भी अधिक ध्यान देना चाहिए। उसने स्वयं ने स्थानीय सरकारों को यह आदेश दिए कि इन सब उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वे पहले ही योजना बना लें, जिससे कि भारत सरकार उनकी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त साधन पहले से ही जुटा करके तैयार रखे। इसके साथ ही लिटन ने प्रांतीय सरकारों को चुनौती भी दी और चेतावनी दी कि प्रांतीय स्तर पर किए जाने वाले राहत कार्यों का खर्च जो है वह जो लोकल सरकारें हैं उन्हें ही, प्रांतीय सरकारों को ही वहन करना होगा। भारत सरकार के सार्वजनिक विभाग को अकाल के समय बनाए जाने वाले कार्यों के बारे में प्रांतीय सरकार को योजनाएं बनाने में सलाह देने के भी निर्देश दिए, ताकि प्रांतीय सरकार अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस तरह से कार्य करवा सके। लेकिन लिटन के आदेश 1878 के अकाल में मद्रास की स्थिति को सुधारने में कोई भी ज़्यादा मदद नहीं कर पाए। मद्रास में राहत कार्यों पर किए जाने वाला व्यय बढ़ता ही गया था और इस पर गृह सरकार ने सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर किए जाने वाले खर्च में कटौती कर दी थी, तो इससे कोई फ़ायदा ही नहीं मिला। सरकार द्वारा इसके लिए ऋण लेने की भी, जो भी निर्माण कार्य होंगे उसके लिए ऋण लेने की भी सीमा एक प्रकार से निश्चित कर दी थी। ऐसी परिस्थिति में लिटन ने एक आयोग को गठित करने का निर्णय लिया और 1878 में ही जॉन स्ट्रेची की अध्यक्षता में 9 सदस्यों का एक आयोग नियुक्त किया गया और इसने जुलाई 1880 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी। इसमें उन्होंने बहुत सारी सिफारिशें करी स्ट्रेची आयोग ने। उसके अनुसार वित्तीय साधनों के दायरे में सरकार अकाल के समय मनुष्यों को मौत से बचाने के प्रयत्न पूरे ढंग से करेगा। सार्वजनिक उपयोग के कार्यों का निर्माण को सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों के निरीक्षण में ही संपन्न किया जाएगा। इन निर्माण कार्यों में श्रमिकों को अपना स्वयं का व परिवार को जीवित रखने के लिए वेतन दिया जाएगा। अकाल से पीड़ित वे व्यक्ति जो काम करने में असमर्थ हैं और उन्हें गरीब घरों में पका भोजन, उन गरीबों को घरों में पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। अनाज के व्यापार में सरकार का हस्तक्षेप नहीं रहेगा, लेकिन विशेष परिस्थिति में वे हस्तक्षेप कर सकते हैं। लगान की भी माफ़ी की जाएगी और उनको स्थगित भी करा जाएगा। अकाल के समय पुनर्वास की लिए भी जनता को ऋण दिए जाएंगे। निजी संस्थाओं को और व्यक्तियों को दान देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, यह इन्होंने निर्णय लिया था, ताकि जो पैसा उनको सरकार को प्राप्त हो वे राहत कार्यों में या अन्य कार्यों में खर्च कर सकें। देशी राज्यों को अकाल के समय में राहत कार्य खोलने और गरीबों को सहायता देने के लिए भी सिफारिश की गई। अकाल को रोकने और अकाल के समय राहत कार्यों को चलाने के लिए अगर नियम बनाए गए और उन नियमों का संग्रह सबको भेजा जाएगा। केंद्र व ब्रिटिश प्रांतों में कृषि के लिए एक पृथक कृषि विभाग बनाया जाएगा। भूतकाल में हुए अकाल और कृषि और अर्थव्यवस्था संबंधित आंकड़ों को एकत्रित करा जाएगा और फिर अकाल से निपटने के लिए अकाल कमिश्नर और उसके अधिकारियों के द्वारा राहत कार्यों की जांच की जाएगी। एक अकाल राहत कोष भी बनाया जाएगा। ग्रामीण ऋणग्रस्तता को कम करने के प्रयत्न किए जाएंगे। कृषि की उन्नति के लिए उन्होंने औजार, पशु की नस्ल, बीज, कृषि मेले का आयोजन और कृषि की शिक्षा की उन्होंने अरेंज करने की भी सिफारिश करी। अकाल के समय अन्न लोगों तक पहुंचाने के लिए रेलवे लाइन बिछाने का कार्य शीघ्रता से पूरा करने का सिफारिश की गई।
सिंचाई के साधनों का भी विकास करने की सिफारिश की। कृषि पर दबाव घटाने के लिए उन्होंने लघु उद्योगों की स्थापना और तकनीकी और वैज्ञानिक शिक्षा पर भी उन्होंने जोर दिया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि उन्होंने गाँव में जंगल संरक्षण को भी बल दिया और ऐसी भूमि जिस पर खेती नहीं की जा रही है उसको खेती योग्य बनाने पर जोर दिया। स्ट्रेची कमीशन की जो ये सिफारिशें दी गई थी उसको प्रांतों को यह सलाह दी कि वे इस पर कार्य करें और अकाल विधान संहिता बना करके रखें और धन के अभाव होने पर सरकार को सूचित करें। लेकिन यह स्ट्रेची कमीशन की यह सारी रिपोर्ट भी बेकार गई क्योंकि वित्तीय सहायता नहीं मिलने के कारण यह योजना और नीतियाँ लागू भी नहीं की जा सकी और आगे के उसमें हम देखते हैं कि उतने ही अकाल के समय मृत्यु बढ़ती गई। नेक्स्ट आयोग मैकडॉनल्ड आयोग की नियुक्ति की गई थी, जो कर्जन के आने से पहले ही भारत में जो अकाल पड़े थे उसको देखते हुए कर्जन ने इसको नियुक्त करा था। उसने अकाल राहत क्षेत्रों में दौरा भी किया था और इस आयोग ने 1901 में अपनी प्रतिवेदन दिया था जिसमें उन्होंने गैर सरकारी सहायता पहुंचाने के लिए ज़्यादा बल दिया। रेलों, कृषि और सिंचाई के कार्यों में नियुक्त कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने की भी सिफारिश इस आयोग ने की थी। इसके साथ ही इनकी सिफारिशों के अनुसार अकाल विधान संहिता में संशोधन भी किया गया, परंतु हम देखते हैं कि प्राकृतिक कारणों से 1905-06 में, 1907-08 में, 1933-34 में देश में कई भयंकर अकाल पड़े। सरकार ने अकाल विधान संहिता के नियमों के आधार पर अकाल पीड़ितों को सहायता भी पहुंचाई, मगर पर्याप्त धन की आपूर्ति न होने के कारण, व्यवस्था न होने के कारण यह अकाल बचाव कार्य अपनी उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया और न ही उद्देश्य की पूर्ति कर पाया। तो इस प्रकार से ये कार्य ब्रिटिश के द्वारा बचाव नीति के तहत किए गए थे। थैंक यू।